हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस रेलवे स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का सेशन कंटिन्यू रखेंगे। दोस्त, आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपको भी पता होगा कि अगर एनटीपीसी का अगर बात करिएगा तो एनटीपीसी में जिन भी कैंडिडेट का सीबीटी 1 हुआ है और सीबीटी 2 में लगे हुए हैं, सीबीटी 2 में मेंस में तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपको अब जो 11 दिन का टाइम बचा हुआ है, आप जोड़ के भी देख सकते हैं कि आज 30/9/2025 है और आपका पेपर का अगर बात करेगा तो 13 अक्टूबर 2025 का लगा हुआ है मेंस का पेपर। तो मात्र 11 दिन में है और 11 दिन में किस हिसाब से तैयारी करना चाहिए वो प्लानिंग के साथ अपना सेट करके और एक टारगेट लेके चल सकते हैं। अब इसमें अगर बात करेगा तो मैथ का अगर बात करेगा तो आपको भी पता है कि मैथ है जो 35 क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग का अगर बात करेगा तो रीजनिंग कितना आएगा तो 35 क्वेश्चन आएगा। ये दोनों मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा तो 70 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करेगा जीके जीएस का तो इसमें आपसे कितना प्रश्न पूछा जाएगा तो 50 प्रश्न पूछा जाएगा, 50 प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 50 प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको पता है कि ये है जो एक बात करेगा 70 क्वेश्चन, तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 66 तक सही करना पड़ेगा। 65 रख लीजिए या 66 रख लीजिए। तो मैथ एक क्या हो गया तो एक स्कोरिंग पॉइंट हो गया। अब आपको फाइनली मेरिट तक पहुंचाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा तो जीके जीएस करेगा। अब इसमें कहिएगा कि किस हिसाब से तैयारी करना चाहिए, तो आपको भी पता है कि इसमें जीके जीएस जो पूछा गया है सीबीटी 1 में या करेंट अफेयर अगर हम बात करते हैं तो करेंट अफेयर और जीके जीएस का लेवल बहुत हाई रखा गया था, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जिनको पास टैलेंटेड बहुत अच्छा जानकारी था वो मात्र 24 क्वेश्चन या 27 क्वेश्चन के पास ही गया था। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका पैटर्न पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया और पॉलिटी और ज्योग्राफी हो गया। ये 3 पोर्शन हम करवाएंगे और 3 पोर्शन में इसमें करवाने का मेरा मेन मकसद है कि आपको पैटर्न धराएगा कि किस हिसाब से और किस सब्जेक्ट का ज़्यादा मान्यता दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप करिएगा। और ये प्रीवियस पेपर हम 12th अंडर ग्रेजुएट वाला करवा रहे हैं। ठीक है, इसी हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो इसका एक एक लेक्चर हिस्ट्री का अगर हम बात करेंगे तो हिस्ट्री का भी एक लेक्चर गया है एनपीएस स्टडी सेंटर पर। फिर दूसरा अगर बात करेगा तो पॉलिटी का भी एक लेक्चर गया हुआ है और आज हम पॉलिटी का दूसरा लेक्चर लेंगे। और दूसरा लेक्चर हमको कहाँ से शुरू करना है तो 61 से शुरू करना है। अब बात करेंगे कुछ चैनल के बारे में। तो देखिए, एनपीएस जो पहले से मेरा चैनल चल रहा था एनपीएस स्टडी सेंटर, इसमें कुछ टेक्निकल इशू के कारण अब यूट्यूब की तरफ से क्या मतलब टेक्निकल आया है, मैसेज भी कुछ नहीं किया है, तो उस पर उसकी टेक्निकल इशू के कारण वीडियो भी नहीं जा रहा होगा। तो एक नए चैनल हम क्रिएट किए हैं एनपीएस रेलवे स्टडी। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसमें स्पेशल जो वीडियो जाएगा वो रेलवे के ही जाएगा। ठीक है, बाकी एनपीएस पर अगर इसमें रेलवे यूट्यूब सुधार कर देती है तो इसमें जो जाएगा वो स्टेट एग्जाम, कोई भी स्टेट हो या अदर पेपर कोई भी हो, इस पर सारा मिक्सिंग जाएगा। लेकिन रेलवे की पर्पज़ से इस चैनल बनाया गया है, इसमें सिर्फ रेलवे का ही डाटा जाएगा। रेलवे का चाहे तो एनालिसिस हो या नोटिफिकेशन हो या कोई भी अगर नोटिफिकेशन आउट आता है तो इस पर ही देखने को मिलेगा। और आपको भी पता है कि एलपी 2025 का अगर बात करेगा एलपी 2025 का, तो इसमें ट्रेड भी हम करवाएंगे और साथ में जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो भी आपको हम करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी तो नंटे का हम बात करेंगे एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी में यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस हिसाब से सीबीटी 1 में पेपर जीके जीएस का बना था। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरा ही टीम का चैनल है और इस पर स्पेशल रेलवे के ही वीडियो आएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न देखिएगा, इसमें अगर पहला प्रश्न का बात करेंगे, देखिए दोस्त थोड़ा साउंड का भी इशू आ रहा होगा तो साउंड थोड़ा देखिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि 9वीं है आज और कल 10वीं है, तो 1-2 दिन साउंड का देखने को मिलेगा। बाकी रेगुलर हम वीडियो देने का प्रयास करेंगे। इसका पहला प्रश्न बोला गया है 61 में कि भारत के संविधान में सहकारी समितियां के विधायी आवंटन के संबंध में कौन सा कथन सही कहा गया है। तो भारत के संविधान के सहकारी समिति का अगर बात करेगा तो विधायी आवंटन में यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, यह किसका विषय है तो यह राज्य सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर जो देखने को मिलेगा वो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है
21 संशोधन रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। बोला गया 21 संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। तो 26वां संशोधन 1971 में, 26वां संशोधन अगर बात करेंगे तो 26वां संशोधन 1971 में किसका, तो रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स को और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, या विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान भारतीय निर्वाचन आयोग के संगठन के संबंध में क्या प्रावधान करता है। भारतीय संविधान भारतीय निर्वाचन आयोग के संगठन के संबंध में क्या प्रावधान करता है। तो यह आरंभिक व्यवस्था के अनुसार यह एकल एवं बहुसदस्यीय हो सकता है और 1989 तक केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त की होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि भारत के लोक अदालत को किस अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। कहा गया है कि भारत में लोक अदालत को किस अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा प्राप्त है। तो याद रखिएगा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा इसका वैधानिक दर्जा प्राप्त है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, ठीक है, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का ऐतिहासिक निर्णय कौन सा है जिनकी अधिकारी सेवानिवृत्त जून 2025, अगर हम बात करेंगे तो जून 2025 को निर्धारित हुआ था। तो जून 2025 को निर्धारित हुआ था पोक्सो एक्ट पर फैसला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीकरण की स्वतंत्रता के संबंध में क्या निर्णय दिया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीकरणों की स्वतंत्रता के संबंध में क्या निर्णय दिया है। तो यह अर्ध न्यायिक निकाय होने के नाते न्यायाधीकरणों को रेगुलर कोर्ट की तरह ही कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए। अर्ध न्यायिक निकाय होने के नाते न्यायाधीकरणों को रेगुलर कोर्ट की तरह ही कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। इसे कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, अब विशेष प्रावधान आपको हम बताए थे कि कौन सा, तो भाग अगर बात करेगा तो भाग 21 में दिया गया है विशेष प्रावधान। भाग ये हो गया कितना, तो 21 में विशेष प्रावधान का चर्चा किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के क्यू के तहत संक्रमण क्षेत्र के लिए किस प्रकार का नगर पालिका का गठन किया जा सकता है। बोला गया है कि भारतीय संविधान, एक सेकंड, बोला गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत संक्रमण क्षेत्र के लिए किस प्रकार के नगर पालिका के गठन किया जाता है। तो नगर पंचायत का गठन किया जाता है, नगर पंचायत का गठन किया जाता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल कितना है, तो 243 के क्यू है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो लोकसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। बोला गया संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो लोकसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। तो अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 330 में अगर बात करते हैं लोकसभा का, तो लोकसभा में अगर बात करेगा तो एक अनुसूचित जातियां और दूसरा अनुसूचित जनजातियां, और इसके बारे में किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, तो आर्टिकल 330 में जिक्र किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन थे। बोला गया है मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI के अध्यक्ष कौन थे। तो संतोष कुमार यादव थे। कब, तो मई 2025 कौन थे, तो संतोष कुमार यादव थे। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न का हम बात करते हैं तो बोला है 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का प्राथमिकता उद्देश्य क्या है। तो अगर हम बात करते हैं 88वां संविधान संशोधन 2003 का अगर प्राथमिकता के बारे में, तो सेवा कर का प्रावधान है। इसमें क्या है, तो सेवा कर का प्रावधान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा संवैधानिक तंत्र भारतीय संसद में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। तो ये बताइए संवैधानिक तंत्र है जो भारतीय संसद में अनुसूचित जातियां बोले और अनुसूचित जनजातियां के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। तो जस्ट आपको हम बताए थे कि 330 हो गया और 332 हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न का अगर हम बात करते हैं तो बोला गया है कि किस परिवर्तन के लिए कम से कम आधी राज्य विधायिका के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। बोला गया है कि किस परिवर्तन के लिए कम से कम आधी राज्य विधायिका के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। तो भाग अगर बात करेगा तो भाग 18 में आपातकालीन प्रावधानों के संशोधन में, भाग 18 के आपातकालीन प्रावधान के संशोधन में। तो वही बोला गया कम से कम अधिराज्य विधायिका के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा था भाग अगर बात करेगा तो भाग कितना हो गया, तो 18 में आपातकालीन प्रावधान के संशोधन। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोला गया है कि लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में कौन सा कथन सही होना चाहिए। तो कुल सदस्य का बहुमत और 2/3 सदस्य की उपस्थिति और मतदान होना चाहिए। सिंपल समझिएगा कि लोकसभा में अगर हम कोई भी विधेयक को पारित करना चाहते हैं तो न्यूनतम होना चाहिए कि कुल सदस्य का बहुमत होना चाहिए और 2/3 सदस्य की उपस्थिति और मतदान होना चाहिए। 2/3, ठीक है। तो 2/3 पर क्या होता है, तो कोई भी विधेयक पारित हो जाता है। तो 2/3 की मतदान होनी चाहिए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि केंद्रीय सेवा अधिकारियों का प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र क्या है। तो केंद्रीय सेवा अधिकारियों का प्रशासनिक अधिकार का अगर बात करते हैं तो केवल केंद्र सरकार के लिए होता है। इसके लिए तो केंद्र के लिए, क्योंकि केंद्रीय सेवा अधिकारियों का प्रशासनिक प्राधिकार बोलेगा तो केवल केंद्र सरकार के लिए होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि कौन सा विकल्प भारत के संविधान के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा के दायरे का सही वर्णन करता है। तो न्यायिक समीक्षा के दायरे का वर्णन का अगर बात करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही असंवैधानिक कानून को रद्द कर सकता है। सिंपल समझिएगा, अगर न्यायिक समीक्षा का अगर बात आता है तो अगर कोई भी अगर संसद, ठीक है, कोई भी कानून बनाती है तो संविधान के फेवर में होना चाहिए। अगर संविधान के फेवर में नहीं होगा तो उसको असंवैधानिक कानून बना के और उसको क्या कर देगा, तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो रद्द कर देगा। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254 के 2 के तहत किसी केंद्रीय कानून के प्रतिकूल राज्य कानून राज्य में तभी लागू हो सकता है जब इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रखा जाए और उनके स्वीकृति प्राप्त हो। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत किसी केंद्रीय कानून के प्रतिकूल राज्य का कानून राज्य में तभी लागू हो सकता है जब इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रखा जाए और उनके स्वीकृति प्राप्त हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि किस मंत्रालय ने 14 जून 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में संस्थागत मध्यस्थता और विवाद समाधान के लिए एक प्रभावी ढांचा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। तो ये विधि एवं न्याय मंत्रालय ने किया है। किसने, तो विधि एवं न्याय मंत्रालय ने किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न बोला है अप्रैल 2025 में जारी पहली पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार कौन से 2 राज्य सबसे अधिक एक सेकंड, बोला गया है कि सबसे अधिक
फ्रंट रनर पंचायतों के साथ अग्रणी है। बोला गया है अप्रैल 2025 में जारी पहली पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार 2 राज्य सबसे अधिक फ्रंट रनर पंचायतों के साथ अग्रणी हुआ है, तो गुजरात और तेलंगाना हुआ है। कौन सा? तो गुजरात और तेलंगाना हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया संविधान के अनुच्छेद 323 के बी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो 323 के बी का अगर बात करेगा तो यह कराधान, भूमि सुधार और श्रम विवादों जैसे मामलों के लिए अधिकारियों की अनुमति देता है। तो यह कराधान है जो भूमि सुधार हो गया और श्रम विवादों जैसे मामलों के लिए अधिकारियों की अनुमति देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता का धारा 498 किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 किससे संबंधित है? तो ये पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के प्रति क्रूरता, पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा महिला के प्रति क्रूरता होता है, तो ये धारा संबंधित है 498 के ए। मई 2025 से प्रभाव में आने वाले अंतर सेवा संगठन जैसे कमान हो गया, नियंत्रण हो गया, अनुशासन नियमों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मई 2025 से प्रभाव में आने वाले अंतर सेवा संगठन जैसे कौन सा हो गया? तो कमान हो गया, नियंत्रण हो गया और अनुशासन नियमों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एक एकीकृत सैन्य कमान संरचना स्थापित करना, एक एकीकृत सैन्य कमान संरचना स्थापित करना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि पंचायतों में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां और एवं महिलाओं के लिए सीटों की आरक्षण के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो सीटों का आरक्षण याद रखेगा डिस्काउंट के बारे में, तो 243 के डी में रखा गया है, चाहे तो अनुसूचित जातियां हो या अनुसूचित जनजातियां एवं महिलाओं के सीटों का आरक्षण के बारे में, तो आर्टिकल 243 के डी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मई 2025 को सिविल जज जूनियर डिवीजन पद के आवेदकों के लिए न्यूनतम कितना वकालत अनुभव अनिवार्य कर दिया है? बोला गया है सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मई 2025 को सिविल जज पद के आवेदकों के लिए न्यूनतम कितना वकालत अनुभव अनिवार्य कर दिया है? तो 3 वर्ष का वकालत अनुभव होना चाहिए। 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष का वकालत अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। भारत में जनहित याचिका मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत में जनहित याचिका का अगर बात करेगा तो ये न्यायिक सक्रियवाद से संबंधित है। किसे? तो न्यायिक सक्रियवाद से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक सक्रियवाद से संबंधित है। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें बोला गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई का कार्यकाल कितना है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई का कार्यकाल कितना है? तो 6 महीना का है। कितना? तो 6 महीना। फिर बोला कौन सा अधिनियम भारत में लोक अदालतों को विधि प्रस्तुति का प्रदान करता है? बोला गया है कि कौन सा अधिनियम है जो भारत में लोक अदालतों का विधिक प्रस्तुति का प्रदान करता है? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है जो प्रदान करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित करता है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन है जो 39 के डी में करता है, 39 के डी में करता है जो समान कार्य के लिए समान वेतन। अगले प्रश्न बोला है कि मंत्री परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मंत्री परिषद होता है जो कैबिनेट मंत्री परिषद के भीतर एक छोटा सा समूह होता है। कैबिनेट मंत्री होता है जो मंत्री परिषद के भीतर एक छोटा सा समूह होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि वक्फ विधेयक 2025 के वक्फ संपत्तियों के विनिमय और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो वक्फ अधिनियम 1995 में, वक्फ संशोधन 1995 याद रखेगा, 1995 में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्फ अधिनियम 1995 में। अगले प्रश्न देखिएगा,
इसमें बोला गया है कि किस डिजिटल कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडलों के विधायी कार्यवाही को पूरी तरह से पेपरलेस बनाना है। बोला गया है कि किस डिजिटल कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडलों के विधायी कार्यवाही को पूरी तरह से पेपरलेस बनाना है। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर बोला कौन सा भारत के राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। बोला गया है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति के विवेकाधिकार है। तो जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना होता है। जिसे कहने का मतलब भी हुआ कि जब किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो इनको राष्ट्रपति के पास एक विवेकाधिकार होता है जो प्रधानमंत्री अपने हिसाब से अपने विवेक के अनुसार नियुक्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब किसी भी दल के स्पष्ट बहुमत न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 25 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस कौन सा था। तो भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को मतदाता दिवस कौन सा संस्करण था। तो 15वां संस्करण था। फिर बोला वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का मुख्य विशेषता क्या है। तो वक्फ संशोधन 2025 का बोडो में मुस्लिम महिलाओं और सभी संप्रदायों को शामिल करना था। बोडो में मुस्लिम महिलाओं और सभी संप्रदायों को शामिल करना था। सभी संप्रदायों को शामिल करना था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत जिसने मार्च 2025 को महीने 7.5 लाख से अधिक नए सब्सक्राइबर शामिल किए गए हैं, भारत सरकार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बोला गया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत जिसने मार्च 2025 के महीने में 7.5 लाख से अधिक नए सब्सक्राइबर शामिल किए गए हैं, भारत सरकार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर बोला राज्य सरकार के मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। समझिएगा, राज्य सरकार के मंत्री, जिसे राज्य सरकार का अगर मंत्री का अगर बात करेगा तो पद पर होते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। जिसे सेंट्रल में अगर बोलेगा तो सेंट्रल में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। लेकिन अगर राज्य में बोलेगा मंत्री तो किसको, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा दोस्त, बता देते हैं। देखिएगा ये वक्फ संशोधन है जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ है एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ वहाँ भी प्रश्न बना है। अगर प्रीवियस पेपर देखते होंगे तो जरूर देखिएगा ये संशोधन से वहाँ भी प्रश्न बना है और इंटर लेवल इंटरमीडिएट में भी बना है। तो इसमें बोला गया है कि वक्फ संशोधन, अगर हम बात करते हैं वक्फ पे, तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के द्वारा पेश किया गया एक प्रमुख सुधार किया है। तो यह वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं का समावेशन है। वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं का समावेशन है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर बोला है कि संघीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति किसके पास होता है। बोला गया है संघीय कानूनों को अनुपालन करने के सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति किसके पास होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास, तो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस संशोधन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो 42वां संविधान संशोधन ने यह स्पष्ट किया है। बोला गया है कि किस संशोधन ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो ये 42वां संविधान संशोधन ऐसा बात कहा है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु 106वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है। बोला गया है कि दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है। तो 239 के ए में किया गया है। 239 के ए में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्त बता देते हैं कि पॉलिटी में 100 क्वेश्चन हो चुका है, 100 क्वेश्चन हो गया है और इसमें करीब लगता है 300-250
बात करेगा 350 से प्लस क्वेश्चन पॉलिटी का पूछा गया है। इसमें 100 क्वेश्चन कर लिए हैं तो मानिए कि 250 क्वेश्चन आउट है। इसमें 3 से 4 लेक्चर में पूरी तरह से पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, फिर हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो छोटा छोटा वीडियो देकर हम जल्द इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस सेशन को यहीं रखते हैं। दोस्त आपसे गुजारिश है कि मेरा 2 चैनल चल रहा है, NPS स्टडी सेंटर। अब इसमें जो वीडियो आएगा वो ओवरऑल स्टेट एग्जाम हो या SSC हो या कोई भी पेपर हो, लेकिन अगर रेलवे की अगर बात करेगा रेलवे, तो रेलवे के स्पेशल जो चैनल बनाया गया है वो बनाया गया है NPS रेलवे स्टडी। तो NPS रेलवे स्टडी बना गया है, जो रेलवे के ही वीडियो आएगा। अब रेलवे में कौन कौन सा पेपर के लिए आएगा, तो अगर हम बात करते हैं तो जिसे अभी लगा हुआ है ग्रुप NTPC का हो गया, NTPC का, चाहे तो ग्रेजुएशन हो या अंडर ग्रेजुएट ये दोनों का पेपर हम प्रीवियस करवाएंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप डी का पेपर लगा हुआ है, तो ग्रुप डी में साइंस का पोर्शन करवाएंगे, और साइंस में आपको हम बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल भी हम करवाएंगे। ठीक है, फिर उसी के साथ LP का भी पेपर लगा हुआ है 2025 वाला, तो वहाँ आपको हम साइंस भी करवाएंगे और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग भी करवाएंगे। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। ये चैनल मेरा ही है जो NPS रेलवे स्टडी से बनाया गया है। ठीक है, तो आपको यही गुंजाइश है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और इस चैनल को भी सपोर्ट करिए जिस तरीक़ा से NPS को सपोर्ट किए थे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।